माजी के अंदर शहबाज शरीफ ने सड़कों पे घसीटना था, कल जाकर उनसे मिले और बड़ा मोहतबाना तरीके के साथ वो मिले और फिर वहां पर ऊँटनी के दूध की भी बातें होती रही। बहरहाल ये चीजें अलग, लेकिन अब जो पीपल्स पार्टी कह रही है कि इन हाउस तब्दीली की जाए, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं भाई इन हाउस तब्दीली नहीं, यह हुकूमत खुद गिर जाएगी। इस तरह करते हैं कि हुकूमत को गिराते हैं या गिरे या अबूरी सेटअप आए। ख्वाहिशात नहीं लग रही, महंगाई इतनी ज्यादा हमने देखी, फिर नीचे आ गई, स्टॉक एक्सचेंज 29,000 पे गई, अब फिर 42,000 पे आ गई। हालात तो बेहतर हो रहे हैं, आप लोग किस दुनिया में रह रहे हैं? फिर सही कहते हैं शेख रशीद के शहबाज और नून दो अलग अलग मामलात हैं, यानी शीन और नून लीग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पहले बात की कि जी हमारे माजी में बड़े मुखासत रही है या हमारे कोई तो तलक रहे हैं, तो मैं यह शुरू कहा कि अपोजिशन जो भी जिम्मेदार सियासी जमातें होते हैं उनकी सियासत इशू होती है। अब अगर हमने जरदारी से हमारी मुखालफत या जरदारी के खिलाफ में कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए थे, इमरान खान ने भी कई लोगों के खिलाफ इल्ज़ाम लगाए थे और फिर वही लोग काबीने में बैठे हैं। तो ये स्पीकर हैं वो इस वक्त पंजाब के। इशू तो एक सियासत होती है और उसमें साथी बदलते रहते हैं और उसमें मुल्क की वफाद देखा जाता है कि कैसे वो है। दूसरी बात यह है कि इस हुकूमत से निजात कैसे दिलाई जाए, उस पर इख्तलाफ रहा जरूर है, लेकिन मेरे ख्याल में जब APC हो तो उस पर कंसेंसस डेवलप हो जाएगा। और ये तो उसमें जो होता है कि इन हाउस तब्दीली ला के शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाए, अच्छा। तो उसके बाद उतनी अक्सरियत नहीं होगी कि वो हालात का मतलब मुल्क को आगे लेके जाएंगे। तब तक किसी के बाद मैंडेट ना हो। फायदा यार वो सेनेटर साहब, बड़ा फायदा है आप लोगों को, बने शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, आप कह रहे हैं कि बन जाए अच्छी नहीं है? या फिर जो तजियाकार अक्सर लोग कहते हैं कि देयर इज समथिंग बिहाइंड द बार्स, कुछ है, कुछ कमिटमेंट है हुकूमत से, जो शेख रशीद ने भी कहा कि अंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए नवाज शरीफ बाहर बैठे हैं, इसलिए आप लोग इस तरफ नहीं आते कि हुकूमत नहीं तोड़नी और पीपल्स पार्टी के साथ भी रहना है। देखिए, पहले तो शेख रशीद साहब की बात कर लेते हैं कि एक आम तस्वर है कि जो कि मुख्तलिफ हुकूमतों के स्कोप मैंने और जो वो कहते हैं उनके कहने पे करते हैं, ये एक तस्वर है। लेकिन आपने देखा माजी में कि उनकी कितनी पेशियंट गोइयाँ गलत निकली और वो एक चूँकि बातें करते हैं तो लोग उनको सुनते हैं और फिर लोग एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। तो ये एक शेख रशीद साहब की जो है वो बात पीछे मैंने जो है उन्होंने खुद काफ़ी से पहले कह दिया था कि अब फला होगा, अब शहबाज शरीफ खतरे में है, अब नवाज शरीफ खतरे में है। आपने देखा कि मरियम साहबा का जब अदालत में पेश हुई तो जिस रास्ते में इस्तकबाल हुआ, मेरे ख्याल में एक मिसाली इस्तकबाल था, ख़राब मौसम था, तो लोग अभी तक मियाँ साहब को चाहते हैं। और वो और अब हमारे इलाके में फलाडा हुआ है, तो हम जब जाते हैं तो लोग, मैं वैसा विजिट किया तो लोग कह रहे थे मियाँ साहब होते तो ये अच्छा होता, शहबाज साहब होते तो अच्छा होता, मैनेजमेंट अच्छी होती। तो ये लोगों को ये चीज़ चाहता है, लोग तब्दीली चाहते हैं। यकीन करो कि हम अगर कोई और आप नहीं चाहते। अब चले मैं आपकी तरफ आता हूँ, नदीम कुरैशी साहब। मैं जी कंप्लीट कीजिए। मैं कहता हूँ कि अगर मरियम साहबा के इस्तकबाल के लिए अगर हज़ारों लोग आए हैं और कोई पार्टी की तरफ से कॉल नहीं है, उसमें पार्टी वर्कर के साथ आम लोगों की अक्सरियत थी जो चाहती है कि तब्दीली आए। ठीक है नदीम कुरैशी साहब, आप बताएं सर, ये चले उनका तो अपना मामला, अगर APC की तारीख आ गई, आप लोगों को बड़ा इंतजार था, होनी नहीं है, हो गई, उसके बाद वो लाहे अमल वो ये है कि इन हाउस तब्दीली के ऊपर फिर मजीद बात भी कर सकते हैं और साथ हुकूमत अपने जोर पर ही गिर जाएगी, खतरा है कोई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जमहूरियत में अपोजिशन की अपनी एक लाइन ऑफ एक्शन होता है, गवर्नमेंट अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक आगे बढ़ती है, कतन कोई खतरा नहीं है। आप पिछले 2 साल के 24 महीनों के और एक दिन के 700 समथिंग दिन बनते हैं, PMLN और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान। खतरा इसलिए नहीं है परफॉर्मेंस अच्छी है या इसलिए नहीं है कि इनके अंदर दम नहीं है? दोनों चीजें हैं। सबसे पहले परफॉर्मेंस, मैं आपको, आप किसी भी एक टॉपिक पे अगर प्रोग्राम रखेंगे, हमारी डिबेट बहुत बेहतर हो जाएगी। अब चंद मिनट में सारी चीजों का अहाता करना मुश्किल है। ठीक है, मैं आपको एक चीज सबसे अच्छी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दी थी और उसके बाद उनके साहबजादे असदुर रहमान साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि जब तक ये दोनों बड़ी जमातें नैब के केसेस से छुटकारा पाने के चक्कर से नहीं निकलेंगी, हम BL का पोजीशन आगे नहीं बढ़ सकेंगे। यहां बिल्कुल शेख रशीद साहब की बात की मैं तायद करूंगा। उन्होंने जब फरमाया मियां नवाज शरीफ साहब का
और उनका जो धारा पार्टी में उसकी लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल डिफरेंट है, शहबाज शरीफ साहब की बिल्कुल डिफरेंट है। एक चीज तय है, कौम को जो इमरान खान साहब कहते रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती रही कि ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, वो पूरी कौम ने अब देख लिया। अच्छा, ये किसी नेशनल एजेंडा पर इकट्ठे होते, ये कोविड इतनी बड़ी एक वबा पूरी दुनिया को, पाकिस्तान को उस कोविड ने घेरे रखा, उसमें ये को नेशनल एजेंडा में को हेल्प करते हुए थे। वजीर आजम ने अपनी तकरीर की और वो चले गए। अच्छा, आज तक गिला करते हैं, हुए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद वजीर आजम उनकी सुनते नहीं, वो पूरा टेन्योर, पूरा टाइम, वो 3 4 5 माह जब पूरी कौम लॉकडाउन की परेशानी में थी, गवर्नमेंट्स के लिए परेशानी थी, आम आदमी रोजगार से परेशान था, मुझे कोई एक पैकेज बता दें जो पीएमएलएन ने या पीपल्स पार्टी ने आम आदमी के लिए अनाउंस किया हो। अरे यार वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, पैकेज हुकूमतें करती है यार। सर सुने, ये तो आप सुने, मेरी तो सुन लेना हुजूर वाला। पैकेज से मुराद इकोनॉमिकल सपोर्ट ही नहीं होती, कुछ मॉरल पैकेजेस होते हैं, कोई कौम को आगे बढ़ाने के लिए कोई लाए अमल दिया जाता है। जो लोग 35 साल इक़्तिदार में रहे हों और वो बड़ा एक्सपीरियंस होने का दावा करते हो, उनसे कौम तवक्को रखती है वो किसी पब्लिक वेलफेयर के काम पर भी बात करेंगे, मां सिवाय इनके करप्शन केसेस के जो इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ शुरू किए। ये इत्तेफाक की बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस 2 साल दौर में कोई केस भी ऐसा नहीं है जिसपे गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ वो केस शुरू किया। इनके तमाम केसेस वही हैं जो ऑलमोस्ट इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ शुरू किए। अच्छा, तो मैं आपको अर्ज कर दूं, ये एपीसी बुलाए, गवर्नमेंट क्यों करेगी? नैब करेगी ना, गवर्नमेंट क्यों करेगी? माजी में तो गवर्नमेंट ही करती थी ना। अच्छा। माजी में तो चीफ मिनिस्टर साहब आपके जस्टिस को कॉल करके कहा करते थे कि जस्टिस कयूम साहब इसको इतनी सजा देनी है। ठीक है, माजी में तो जब अपोजिशन के लोगों की जुबानें काटी जाती थी इदारों की हिरासत। अच्छा, ये आपकी सारी बातें मैं आप ब्रिगेड साहब की तरफ जाना, लेकिन आपके लिए सवाल है, उसके ऊपर बाद में जवाब दीजिएगा। वजीर आजम अल जजीरा को इंटरव्यू दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर अभी कोई मेगा करप्शन का स्कैंडल नहीं है, सब खात्मा हो गया। सर, चीनी, आटा, उसके बाद पेट्रोल, ये स्कैंडल नहीं है तो क्या है? ये इसका जवाब बाद में दीजिएगा। ब्रिगेड साहब, आपके साथ देखते हैं ये सारा जो माहौल बन रहा है, क्या नजर आ रहा है आपको? एपीसी हो भी गई, सब कुछ हो गया, तो कौन लीड करता हुआ नजर आ रहा है और हुकूमत को कितने खतरात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तो सबसे अच्छी बात यह है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस चले और जो हुकूमत इलेक्ट हुई है वो अपना टाइम पूरा करे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। लेकिन हमारे यहाँ रस्साकशी बहुत, हमारी एक तारीख़ है रस्साकशी की, और उसके बाद एजिटेशंस की और हुकूमतें गिराने की अवामी मैंडेट लेके, जिस तरह अयूब खान के ख़िलाफ़ भुट्टो साहब ने एजिटेशन किया, ठीक है, और फिर बाकी जमातें एजिटेशन करती रहीं, और फिर वो हमारे यहाँ जजों को रिमूव करने की भी एक तहरीक चली, बहाली की, उसमें भी मुस्लिम लीग नून ने बड़ा किरदार अदा किया और पीपल्स पार्टी के एतजाज़ हसन साहब वकला ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। उसके बाद धरना आ गया। उससे पहले ताहिरुल कादरी साहब कनाडा से आए थे, उन्होंने हुकूमत को बड़ा मुश्किल में डाला, और जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी उन्होंने उनसे माफ़ियाँ भी मांगी और उनसे वादे भी किए कि अब बिल्कुल मुसलमान हो जाएंगे। तो ये जो हमारी जो मुल्क की आगे बढ़ने की रफ्तार है, उसको जो ब्रेकें लगती हैं वो इस कशमकश से लगती हैं जो सियासतदानों की आपस में होती है, और वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की ख्वाहिशें, खुशफहमियाँ और कोशिशें जो हैं वो हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसको ब्रेक लगाती हैं। और जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ब्रेक लगती है तो इकनॉमिक जो हमारी स्पीड है वो भी कम हो जाती है। अब देखिए ये सारा जो कुछ हुआ, इसके अंदर 5.8 पे चलती हुई मईशत जो थी वो -4 में चली गई जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से। अब फिर कुछ संभाला मिला है तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है। कोविड के मामले में जो हुकूमत की पॉलिसी थी वो कामयाब रही, इसकी सारी दुनिया मुतरफ है। तो मैं तो ये चाहता हूँ, मेरी अपनी ज़ाती ख्वाहिश भी यही है और मेरा ख्याल है कि मेरे जैसे सब लोगों की ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान का सियासी निज़ाम चले। ठीक है, और ठीक है अगर इस किस्म की सिचुएशन जैसे आपने बात की, वन साइडेड अप्रोच नहीं होनी चाहिए। फॉरेन फंडिंग केस भी है, उस पे ऐसी प्रोग्रेस क्यों नहीं है जो अपोजिशन के जवाब के सामने होती है। न्याजी साहब ये देखें ना, कोई कॉन्क्रीट एविडेंस लेके आए। माजी में जब हुकूमतें गिरानी होती थी, कोई ना कोई ऐसी चीज पकड़ती थी ऑपोजिशन कि जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जाए। आप लोगों के खिलाफ अगर ये गए तो 4 हल्के खिलवाने थे, पंक्चर लगे, ये सब कुछ लेकर वो निकले। आप लोगों के पास क्या है? 5.8 से माइनस में चले गई, ग्रोथ चले गई, वो कह रहे हैं हम दोबारा ठीक कर लेंगे, आप लोगों के कर्जे हैं, सब कुछ, वो हर चीज आप लोगों के ऊपर डाल देते हैं।
करप्शन के केसेस आप लोगों के ऊपर हैं, वो कहते हैं कि आप लोगों ने खुद बनाए, हमने तो कुछ भी नहीं किया, उसको डिफेंड करना है। तो आप लोग इन चीजों से निकलेंगे तो फिर कुछ होगा ना। ऐसे तो नहीं है ना कि बस ठीक है जी हुकूमत सही नहीं है तो उसको घर जाना चाहिए। कोई कॉन्क्रीट चीज पकड़े, उसके ऊपर बैठ जाए, फिर समझ आएगी। देखिए जी, अभी हमारे दोस्त ने बात की कि ग्रोथ रेट 5.8 से माइनस में चला गया, तो इसमें हुकूमत की पुअर गवर्नेंस है, इनकॉम्पिटेंस है, इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हमने किस जगह रोडे को अटकाए हैं, कोई असम्बली में कोई इनको खिलाफ में तबाद लाए हैं, या आपने मिसाक के मिशत भी दिया, सही कह रहे हैं आप। हमने तो कोई ना कोई स्टॉक एक्सचेंज में मतलब हमने कोई ऐसा गड़बड़ किया। हम तो एहतजाज कर रहे हैं अवाम की आवाज़। अवाम तो परेशान है कि पोजीशन सड़कों पे क्यों नहीं आ रही। हम चाहते हैं कि जैसे दूरी लगनी जमहूरियत है, इसको मौका मिलना चाहिए और लोग देखते हैं कि कितना डिलीवर कर पाई है। देखो 2008 में पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला, उन्होंने 5 साल पूरे किए, फिर 5 साल हमने पूरे किए, जिसमें कोई सियासी किसी जमात ने रोड नहीं अटकाया। हमारे ख्याल धरना था तो उसमें पीपल्स पार्टी ने हमारा साथ दिया और फिर हमने उसमें हकाम में भी आया और डिस्क्वालिफिकेशन भी आया, वो सब कुछ में थे फिर भी साथ दिया। उसमें हमारे साथ वो खड़े रहे क्योंकि सिस्टम चलना चाहिए। नहीं, मेरी बात है उसमें अब हमारे पे कोई करप्शन साबित नहीं हुई है और वक्त साबित करेगा कि वो केस भी थे वो झूठे थे और साबित झूठे हो रहे हैं। आप मुझे बताएं हमारे पे जो इल्ज़ाम लगे क्या आज तक कोई एक पैसे करप्शन साबित हुई है? सारी जो हमें सजाएं मिली हैं अजम्पशन पे मिली हैं कि चूँकि इस केस में मियाँ साहब को इतने पैसे आए हैं तो इसका मतलब है कि मियाँ साहब का या मरीम का शेयर होगा। फ्लैगशिप केस क्या है? अब जिस केस मियाँ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, लोअर कोर्ट ने उसी पर कहा कि इसमें मियाँ साहब की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो मेरे दोस्त ये बहुत ही सर, ये मैं बहुत दफा सुन चुका हूँ, जब इनसे मैशत का पूछें तो यहाँ पे चले जाते हैं, आप लोगों से करप्शन का पूछें तो आप मियाँ साहब के वो पनामा के ऊपर चले जाते हैं। अब ये बताएं कि आखिरी बात कि हमारी तरफ से आप मेरे भाई ने कहा ना कि ये पोजीशन एक दूसरे की टांगें खींच रही है। मैं माजरत के साथ कहना चाहूंगा कि 2 साल में किसी मौके पे साबित करे कि हमने इनकी टांगें खींची हैं, ये इनके रास्ते में रोड़े। ठीक है, ये मैं पूछता हूं इनसे, ब्रेक ले लेते हैं। आप सही पॉइंट उठाया जी, उन्होंने तो आपकी टांगें नहीं खींची। एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आप जवाब देना। और करप्शन के वजीर आजम किस तरह कह रहे हैं कि कोई स्कैंडल ही नहीं है। ब्रेक के बाद पूछते हैं जी। वेलकम बैक जी नदीम भाई। बड़ा मुश्किल हो जाना डिफेंड करना, बताएं भाई जी, आप पूछे। एक तो वजीर आजम कह रहे हैं कि कोई करप्शन का स्कैंडल नहीं है, और दूसरा जिस तरह नियाज़ साहब भी बात कर रहे थे कि आप लोग अभी तक, उन्होंने आपको इतना मौका दिया फिर भी आप लोग माइनस में चले गए, आपकी परफॉर्मेंस नहीं है। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि आप, यानी आप तर्जमान पंजाब हुकूमत हैं, पंजाब का तरक्याती विजन ही कोई नहीं है। अब मैं कर्ज करूंगा आपको, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपने ओथ के बाद जो एज ए लीडर ऑफ द हाउस स्पीच की थी, उससे अपोजिशन के एटीट्यूड का अंदाजा हो जाना चाहिए। 2 साल में वो कौन सा मौका ऐसा आया है जहां इस अपोजिशन ने गवर्नमेंट के खिलाफ साजिशें नहीं की। इन्होंने पूरी कोशिश की, गवर्नमेंट के ऊपर वोट दिया है, देखिए बिल पास करवाए हैं, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के ऊपर आप लोगों को वोट दिया उन्होंने, और क्या वो आपको मालूम है, वो आपको मालूम है सारा। अच्छा, मैं अब आपको अर्ज करूं, इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। खबर में और स्कैंडल में बड़ा जमीन और आसमान का फर्क है। मैं ये नहीं कहता कि हमको दूध के धुले हुए हैं, हर जगह इस्लाह अवाल की गुंजाइश होती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये क्रेडिट जरूर देना पड़ेगा कि गवर्नमेंट में रहने वाले किसी जिम्मेदार के खिलाफ अगर कोई न्यूज फ्लैश हुई है, अलीम खान साहब की को नोटिस आए, इन्वेस्टिगेशन हुई और साथ ही उन्होंने रिजाइन किया अपने सीट्स, अपने मिनिस्ट्री से, सिफ्तान खान साहब ने और बहुत सारे लोग आप देख लें। तो ये शराब का मजाक है ये? सर सुन तो लेना। हाँ। हुजूर एक सवाल का जवाब। इमरान खान साहब ने बिल्कुल अल जज़ीरा में ठीक कहा, अल जज़ीरा टीवी को उन्होंने, कि कोई मेगा स्कैंडल इसलिए नहीं है कि इमरान खान साहब के हवाले से कोई एक न्यूज आप नहीं दे सकते उनका कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट साबित हो जाए। 2 साल में कोई शुगर मिल, कोई उन्होंने बाहर कोई प्रॉपर्टी बनाई हो, उनके दोस्त कर रहे हैं, खुसरो बख्तियार सब कर रहे हैं, जहांगीर इतनी सब कर रहे हैं। शराब का केस है, वो कह रहे हैं मजाक है। ठीक है, केपीके का सीएम है, ठीक है, उसको वजीर दिफा कर रहा है, मैं उसको कंट्रोल करता हूं, वजीर आजम कोई एक्शन ही लेते। ये किस तरह मजाक चल रहा है, ये हुकूमतें हो रही हैं। अगर आप जब्त फरमाएंगे तो मैं अर्ज करूंगा। श्योर। देखिए, पाकिस्तान में इदारे आजाद हैं,
अगर किसी के पास कोई ऐसी चीज है, ये अपोजिशन बर्दाश्त करेगी? ये अपोजिशन जो पल पल, मैं बड़ी बड़ी माजरत के साथ ये वर्ड यूज कर रहा हूं, तड़पती हुई पाई जाती है। ये मतलब इनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि इनके अलावा कोई और शख्स प्राइम मिनिस्टर हाउस में एज ए लीडर ऑफ द नेशन बैठा हुआ है। अच्छा। और प्रोविंशियल असेंबली पंजाब में, मैं तो पार्ट ऑफ द असेंबली हूं। अच्छा। मैं वहां जब एटीट्यूड देखता हूं लोगों का, देखिए बात चीजें होती है इख्तलाफ, और बात जगह पर होती है रंजिश। आप पिछले 35 ईयर नहीं होता होगा क्योंकि पंजाब में वो हुकूमत बना सकते थे, लेकिन आप लोगों को उन्होंने हुकूमत दी। 2 साल की गैप को छोड़ दें, पिछला टेन्योर देखें, जब पीपल्स पार्टी, 2 पार्टी यहां सिस्टम था, कभी पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में थी, कभी पीएमएलएन थी। जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई है, पीएमएलएन कहती थी ये सिक्योरिटी रिस्क है, इन्होंने सिखों की फहरिस्तें इंडिया को दी हैं, बेनजीर भुट्टो गद्दार है। मतलब कौन सा ऐसा इल्जाम था? और माजी करीब में आप आसिफ जरदारी साहब की वर्डिंग और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वर्डिंग, तो वो शहबाज शरीफ से ज्यादा झूठा शख्स कोई नहीं, ये बिलावल भुट्टो साहब ने फरमाया। और ये और आज स्पीकर पंजाब असेंबली बकौल इमरान खान के कौन थे? सर इसीलिए कहते हैं ना, मेरी सुनिए ना आप, चूंकि हम एपीसी और डाकू का ही बंदा है, जब हम एपीसी के कंपोनेंट को डिस्कस कर रहे हैं, फिर हमें वहीं रहना चाहिए, मैं उस बात पर भी आ जाऊंगा। ये कहते हैं कि दिलों में कुफ्र रखते हैं, बज़ाहिर दोस्ताना है। ये जो हाथ है ना इस तरह दोनों साबान के, वो पूरी कौम पूछती है कि आपने ये हाथ हमारे फ्यूचर पर रखा है, हमारे मुस्तकबिल पर रखा है, हमें जो ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता था इस मुल्क से, आपने उस पर रखने की कोशिश की है। अच्छा। ये दुनिया के वो साइंसदान है कि जिनके घरों में जो साहबजादे पैदा हुए हैं वो बिलियनर्स हो गए हैं, और पाकिस्तान के एसेट्स पिछले 35 साल में देखें कहां पे चले गए हैं। तो मैं समझता हूं हमें इस एपीसी से जो टारगेट गवर्नमेंट को मिलना था ना जी, वो पूरा हुआ। लोगों को ये एक्सपोज हो गए कि इनका कोई नेशनल एजेंडा नहीं है, इनका एजेंडा है किसी भी तरह इक़्तिदार में आना और इस मुल्क के वसाइल को लूट कर बैरून मुल्क मुंतकिल करना, जो माजी में होता रहा। ठीक, अच्छा मैं आपकी तरफ आता हूं। गौस खान न्याज़ी साहब ये सही कह रहे हैं कि आप लोगों को शायद 30-35 साल अगर इक़्तिदार किया हो तो बर्दाश्त कैसे होगा? तो मुझे लग रहा है नून लीग को तो बर्दाश्त है, पीपल्स पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसा ही है सर? नून लीग तो चाह रही कि ये करें, हुकूमत करें। न्याज़ साहब आवाज आ रही है मेरी? जी बात करें जी। सही। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब 18 के इलेक्शन हुए थे तो उसमें ज़ाहिर बड़े तफसात थे तमाम सियासी पार्टियों को। फिर आखिर में ये तय पाया, फजल रहमान साहब को कहते असम्बली में जाए ना, हमने बड़ी मुश्किल उसको बनाया कि चलो जैसे तैसे भी हुआ है, इनको मौका देना चाहिए। और इन्होंने जो इतने बुलंद बांग दावे किए हैं और बड़े नारे लगाए, इनको डिलीवर करने का मौका देना चाहिए। शायद इनके पास अच्छी टीम हो जो हमारे से अच्छा काम कर सके। सही है। तो 2 साल तो शख्स फजल रहमान साहब तो नाराज हो गए थे हमसे, फिर पीपल्स पार्टी हमने फजल रहमान साहब को मनाया। फजल रहमान धरना कर रहे थे तो नवाज शरीफ का उनको खत आया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि तब मैंने आपकी बात मान के कि इनको टाइम दे, मैंने गलती की है। अब फिर शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं टाइम, तो आप डिसाइड कर लेना। मैं वही बार बार कोट करना पड़ता है शेख रशीद को कि शीन और नून ये डिफरेंट फैसले हैं, इसको सही कर लें, फिर पता लग जाएगा। नहीं, उसमें हमारी तरफ से अभी आपकी स्टेटमेंट तो नहीं आई ना, ये तो एक मतलब है जो है मीडिया के जरिए पता चला है कि जी शहबाज शरीफ से इसको थोड़ा प्रोलॉन्ग करें। तो मेरे ख्याल में तो नवाज शरीफ साहब भी तो यही चाहते हैं कि मैं इसका एविडेंस दे देता हूं। अभी 92 न्यूज के ऊपर आरिफ निजामी के साथ शहरी रहमान साहिबा बात कर रही थी, वो अग्री कर रही थी, ये सवाल किया गया उन्होंने 7 बजे के प्रोग्राम में। हाँ, तो चलो वो होगा, लेकिन ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दोनों का यही वर्जन है कि शीन और उसमें नून नहीं है। ये एक ही वर्जन है कि इनको मौका देना चाहिए और फिर ये अपने बोझ से खुद करें। हमें कोई इनका इस हुकूमत को गिराने का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और क्योंकि अभी तक कुछ नहीं कर सके सिवाय सोशल मीडिया पे अपने प्रोडक्ट एक प्रोजेक्शन करते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। मुझे बताएं कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है ये उन्होंने मुकम्मल किया है। BRT जो शुरू किया उसका क्या हाल है? उसका कुछ से शुरू हुआ और आए दिन नए से नए हादसा होते रहते हैं। और मुझे बता BRT कंप्लीट कर दिया सर उन्होंने? नहीं, पूरे भी कंप्लीट नहीं हुए। दूसरा मैं कहता हूँ कि ये अभी कराची के लिए मैं मेगा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, आज कर रहा हूँ, कल कर रहा हूँ। अब क्योंकि कराची को जब मतलब यही वो परेशानी का टाइम है, यही बेचारों पे आफत आई हुई है, तो इस वक्त कराची जाने का टाइम है ना। ये रोज़ाना एक दिन पहले जुमेरात को कहा, फिर जुमे को, आज सोने को हफ्ते को जा रहे हैं और ऐलान क्या करेंगे? खाली पूरी ऐलान करके आएंगे, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं होता। और भाई पहले वो
सिंध वाले कहते हैं कि 162 अरब जो इन्होंने देने थे वो भी नहीं दिए। तो मैं कहता हूँ कि ये सिवा इन्होंने अब तक कोई डिलीवर नहीं किया। पुअर गवर्नेंस है, लोग परेशान हैं। हमारे जलसों में तो लोग जो आ रहे हैं, मेजॉरिटी लोग इससे तंग हैं। और फिर चोर हमें कहते हैं, और अल जजीरा को जो इंटरव्यू दिया है उसमें कहते हैं कि कोई मेगा स्कैंडल नहीं आया। अब मेरे ख्याल में 300 अरब का स्कैंडल तो पूरी दुनिया में हमने नहीं सुना। कितनी बड़ी स्कैंडल के बावजूद बिजली के रेट बढ़ा दिए। कराची के लिए यही तोहफा है कि कल उन्हें कराची जा रहे तो पहले ही 1 रुपए के निर्ख बढ़ा दिए। और फिर आप देख रहे हर चीज़ पे ये कभी कल था परसों की खुला सही साहब के जी हमने टोल प्लाजा और उसमें हम इस आपने में बड़ा इजाफा कर दिया है। इजाफे क्या कर दिया, रेट बढ़ा दिया। फिर रेट बढ़ाएंगे तो लोगों को निचोड़ के लोगों की जेबें पे डाकर डाल के आप परफॉर्मेंस देते हैं। ये परफॉर्मेंस तो नहीं है ना जी। तो इस किस्म की ये चीजें करके अपना ये करते हैं। और जितनी चोर साहब आपकी लैंग्वेज ये पूरी पार्टी से अलग ऐसा है कि आप लोग ऐसे ही चाहते हैं कि इनको तनकीद करते रहें और 5 साल पूरे हो जाएं। अच्छा ब्रिगेड साहब ये तो खुद चाहते हैं कि लोग देख लें ना जी, जो नारे लगाए थे और जितने यू टर्न अब ले चुके हैं। आप देखते ना, मैं हैरान हूँ। कर्जे की बात आपने की, कर्जे हमने जितने 5 साल में लिए, हमारे पास तो कर्जों को जवाब है। इन्होंने एक डेप्ट कमीशन बनाया था इमरान खान साहब ने पिछले 2-4 महीने पहले 2008 से 2018 तक जितने कर्जे लिए 13,000 पे चले गए। आप लोगों से ज्यादा हो गए, रिकॉर्ड टूटा, लेकिन फिर भी ये मजबूत है भाई। मुझे तो ये नजर आ रहा है। ब्रिगेड साहब आप किस तरह देखते हैं? आज वजीर आजम ने इंटरव्यू दिया, उसमें बड़ा अहम नुकता है, वो आपके लिए सवाल है। वजीर आजम कह रहे हैं कि मुल्क में आज़ादी इजहार राय पे कोई कदर नहीं है। सवाल पूछा गया कि आपके दौर के अंदर बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है कि ये आवाज़ पिंच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कोई बताएं कितने सहाफ़ी अगवा हुए, कितने गिरफ्तार हुए? कोई भी नहीं। जितनी तनकीद मेरे ऊपर होती है, अगर यूके के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हो ना तो उधर लग समझ आए। तो ये सही कह रहे हैं, आप अग्री करते हैं? नहीं, जब इन्होंने कहा कि कोई सहाफ़ी अगवा नहीं हुआ तो मेरा ख्याल है कि जो इनका इंटरव्यू ले रहा था उससे पूछना चाहिए था कि मतीउर रहमान कैसे अगवा हुआ। अच्छा, उसके बाद वकील इनामुर रहीम साहब वो अगवा हुए और हाई कोर्ट के हुक्म पे फिर बरामद हुए। वापस तो आ गए ना? तो वापस तो आ गए, लेकिन वो जो 35 दिन आज़ादी के सल्ब हुए उसका हिसाब कौन देगा? हमारे मुल्क में एक ये बड़ी बात है कि आप कहते हैं शुक्र है वापस आ गया। भाई जो आपने उसकी आज़ादी सल्ब की, आपका आइन क्या कहता है? आपका आइन कहता है कि एक दिन के लिए भी किसी को बिला वजह अरेस्ट नहीं किया जा सकता। शख्सी आज़ादी मोहतरम है हमारे आइन के अंदर। तो फिर ये जो वाक़यात हुए, मेरा ख्याल है इंटरव्यू लेने वाला बहुत भोला था, उसने पूछा ही नहीं, फॉरेन फंडिंग केस का भी नहीं पूछा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, हुकूमत कैसे कामयाब होती है? हुकूमत कामयाब होती है अपनी पॉलिसियों के तसलसल से। हमने वज़ीर ख़जाना बदला, हमने 5 IG पंजाब में बदल दिए, हमने FBR का क्या हशर किया, चेयरमैन और जिनको हम सिलेक्ट करते हैं, मर्द शनासी का यह आलम है कि बहुत सोच समझ के वो कहते हैं 22 साल हमने प्लानिंग की और हम बड़ा एक जामे मनसूबा लेकर आए। ये जामे मनसूबा जिसको आपने सिलेक्ट किया वो 6 महीने में हैंड्सअप करके बीमारी का बहाना बना के चले गए। अब वहाँ से मुस्कुराती हुई तस्वीरें आती हैं जिसमें दांत भी नज़र आते हैं। तो वो यूसी बात यह है कि तसलसल चलना चाहिए हुकूमत के अंदर अपनी पॉलिसीज़ का, और उन पॉलिसीज़ के वाज़े नतीजे सामने आने चाहिए। जहाँ तक नैब का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है सिर्फ ख्वाजा रफ़ीक के केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हैं वही काफ़ी हैं नैब की हकीकत बयान कर देने के लिए। अच्छा, आप किस तरह, एक तो गवर्नर साहब हमारे वो कराची की तरफ सिंध में गए, बदीन में जाके वो राशन वगैरह तकसीम कर रहे थे, अच्छी चीज़ है, एक सूबा दूसरे सूबे के अगर गवर्नर जाके काम करते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म कराची जा रहे हैं परसों, कितना बड़ा एक्सपेक्टेड है कि वो बजट देंगे और क्या इस दफ़ा इम्प्लीमेंट होगा? देखिए, वज़ीर आज़म की कराची के साथ जो मोहब्बत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हमारे तमाम अरकान असम्बली जो कराची सेंट्रल से जिनको सीट्स मिली, प्रोविंशियल में भी और नेशनल में भी, मैं समझता हूँ उन्होंने जो रोल पिछले 2 साल में प्ले किया वो कराची के लोग उसे बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि 18th अमेंडमेंट के बाद हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध से पूछते हैं कि पिछले 10 साल से आप इसके तख्त पर विराजमान हैं,
आप जलवा अफरोज हैं, आपकी मुराद अली शाह साहब की कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में जो आमद जामद है वो हम सब देख रहे होते हैं। 18वीं तरमीम के बाद आप पूछ नहीं सकते। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं ना जी, आप तो पूछ सकते हैं ना जी। ठीक है, यहाँ तो मतलब हम तो पूछते हैं ना, आप पूछते हैं। तो इवन हम तो ये कहते हैं कि जाके शहबाज शरीफ को भी पूछना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट पूरा रोल प्ले करेगी कराची के लोगों को। मैं समझता हूं हमें इस बात का भी जिक्र जरूर करना चाहिए जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने परसों स्टेटमेंट दी कि जी कराची को मॉडर्न शहर बनाने में भरपूर रोल प्ले किया जाएगा, बल्कि उन्होंने कोई ड्यूरेशन का इजहार भी किया जी। हालांकि उनकी डोमेन नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने हमेशा, पाकिस्तान के सलामती के इदारों ने जब इस कौम पर किसी भी जगह कोई नेचुरल अननेचुरल किसी भी तरह की कोई मुसीबत आई है तो इन्होंने आगे बढ़कर स्टेप लिया है। हालांकि तनकीद का निशाना भी बनते हैं। बहुत सारी बातें हम बैठकर जब कर रहे होते हैं तो हम एकदम डेमोक्रेसी को खतरे में डाल देते हैं। अब वक्त है, फेडरल गवर्नमेंट भी इंशाल्लाह पूरा रोल प्ले करेगी। अब वहां की प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी जो भुट्टो की शहादत को कैश करवाते करवाते पाकिस्तान से सुकड़ कर अब सिर्फ इंटीरियर सिंध की पार्टी बन गई है, उनके पास भी अभी ये लास्ट चांस है। और मैं समझता हूं हमारे मीडिया को भी अब रोल बहुत बड़ा प्ले करना है, और प्ले करता है मीडिया ने कोविड में हर जगह पर रोल प्ले किया। आज हमें यह भी रोल प्ले करना है कि लोग भी अपने एटीट्यूड को चेंज करें, उन लोगों के लिए वोट करें जो लोग सही मानों में उनकी हेल्प करना चाहते हैं। तो आप लोगों को दिया ना, कराची से 14 एमएनए दिए, एमपीएस दिया, लेकिन हेल्प नहीं हुई ना। अच्छा, आप देखें कि वो तमाम एमएनए आपके हादी मेयर थे, हेल्प नहीं हुई। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, अगर ये 14 एमएनए और ये एमपीएस सिंध में ना होते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची में ना होते, इससे बदतर हालात होने थे। और आज अगर कौन होता, आज अगर ये चेक है ना जिस गवर्नमेंट पे, तो ये ही अरकान असेंबली है जो हर सूरत, हर एपिडेमिक सूरत हाल में यार वो तो वजीर आजम के ऊपर तनकीद करते हैं, वो बुखलाहट, उनसे हम इंटरव्यू करते रहते हैं, वो कहते हैं कि हमें कुछ देते नहीं है, हम तो शर्मिंदा हैं। ये मुतअद्दिद मरतबा आ चुका है। देखिए जी, किसी की पर्सनल राइट का तो मैं किसी का पर्सनल तो स्पोक्समैन नहीं हूं। गौस खान न्याजी साहब, ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैंने पूरे कराची में देखा, मुझे वहां पर फेडरल हुकूमत नजर नहीं आई। तो यार थोड़ा सा साथ गुर्दा बढ़ाते और वो कहते हैं कि मैंने पूरे कराची में देखा, मुझे सिंध हुकूमत भी नजर नहीं आई। ये भी कह देते। नहीं, देखो सिंध हुकूमत के काम नज़र उनको आए होंगे, वफाक के कोई मिनिस्टर वगैरह कोई एक्टिविटी नज़र नहीं। मकसद ये होता है कि वफाक का कोई प्रोजेक्ट नज़र नहीं आया। मतलब ग्रीन लाइन की तरफ उन्होंने इशारा किया कि वफाक ने फंडिंग करी, वो नज़र नहीं आया। एक सर्कुलर रेलवे थी, उसमें वफाक का शेयर था, वो नहीं सामने आया। उसका ये मतलब था कि दो साल तो हो गया ना, 14 महीने हैं, तो 14 महीने ने कराची के लिए क्या किया सिवाय शोर डालने के और शोभताबाजी के। एक फैसल वाडा साहब है, वो कहते हैं जी यहाँ 5000 बंदों को लटका दिया जाए ना तो ये मना जाएगा। और फिर जिस किस्म की वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं कि जी एक दिन बड़े चैनल पे बैठ कर उसने कहा कि चंद हफ्तों की बात है, यहाँ नौकरी की लाइनें लग जाएंगी। उसी इसके नाम से बातें करते हैं। अली जैदी साहब के जो आप बात सुने वो भी इसी मिजाज है। अगर ये कराची का कचरा साफ करने आए थे, 2-3 दिन चला कर कोई क्रेन चला के फिर वापस दौड़ के वापस एक ड्रामाबाजी करते हैं। कोई मुझे बता दे कोई मैका प्रोजेक्ट कराची के लिए वफाक ने शुरू किया हो, बल्कि एक इलेक्ट्रिक एक है और उसके इलेक्ट्रिक को जो जिस तरह के लोग उस वहाँ के इलेक्ट्रिक के खिलाफ उठ कर खड़े हुआ है कि जिस तरह के इलेक्ट्रिक लोग जिनकी उससे खेल रहा है और जिस किस्म की लोड शेडिंग का सामना कराची वालों ने किया है, उसके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा। वजह क्या है कि उसका जो मालिक है उसके प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ अच्छे तल्लुकात है। तो उनका इशारा शहबाज शरीफ का इस तरफ था कि वफाक का मुझे कोई प्रोजेक्ट नजर नहीं आया। और मतलब जो सूबे के हैं वो तो सूबे के तो वहाँ जो काम होंगे उसको सूबे का नाम लिया नहीं लिया कि अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हेल्थ के मामले में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने हार्ट क्लिनिक बनाए हैं और वहाँ सर्जरी होती है, वो हार्ट पे अपना काम किया। तो ये बाकी लास्ट में आप बताएं कि ये अब जो कराची में अगर ये वज़ीर-ए-आज़म जाके प्रोजेक्ट का ऐलान कर देते हैं तो सिंध हुकूमत तो बड़ी मुश्किलात का शिकार है, कराची की वजह से उनको तनकीद होती है मीडिया पे, आवाम भी। और अगर ये रिलीफ साय मिलती है फ्रॉम द फेडरल हुकूमत, तो ये जो इनका सेटअप है नून और पीपी का अगेंस्ट हुकूमत, वो टूटता हुआ नजर आएगा कि वो फेडरल के खिलाफ वो भी कह लेंगे यार उधर नहीं बोलते, इधर आपने हमें थोड़ा सा। बात हकीकत ये है कि कराची को इस वक्त सैलाब की सूरत हाल का सामने है, उसमें घरों में पानी है, बहुत ज़्यादा नुकसान अफराद का हो चुका है।
और वो किसी पैकेज की अनाउंसमेंट से, प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट से इम्प्रेस नहीं होंगे। प्रोजेक्ट आप अनाउंस करेंगे 5 साल बाद बनेगा, वो कह रहे हैं भाई मेरे घर में पानी है, उस पानी को निकालो, मेरी तो जान अजाब में आई हुई है। आप 5 साल बाद यहाँ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बनाइए जो कुछ बनाना है, लेकिन फ़िलहाल तो मसाइल ये हैं। आर्मी काम कर रही है जितना आर्मी से हो सकता है, हम आर्मी को हर चीज़ में इन्वॉल्व कर लेते हैं और ख़ुद हम अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी जो मेंटेनेंस की हमारी रिक्वायरमेंट्स है या मुल्क को चलाने की, जो सूबे को चलाने की, उसमें हम फेल हो जाते हैं। इसीलिए देखिए हमारे एक्सपीरियंस को देख के मुझे लगता है कि अमेरिकन जनरल ने जो बयान दिया है कि हम इलेक्शन में किसी किस्म का रोल प्ले नहीं करेंगे, और मेरा ख्याल है कि उसने पाकिस्तान की फ़ौज के तजुर्बे को देखकर कहा कि एक डबल ड्यूटी करो, काम करो, रातों को जाओ, दूर दराज इलाकों में वहाँ पे जाके अफसर बिठाओ, और उसके बाद अब इल्ज़ामात सारे आप पर आ जाएंगे। जो हारेगा वो कहेगा फ़ौज ने बक्से चुरा लिए, और हम इल्ज़ाम लगाते हुए सोचते भी नहीं हैं कि हम किस रीज़न पर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब कह रहे हैं आर्मी के जवान बेचारे वो आए, उन्होंने आपकी हिफाजत भी की, वहाँ पे दंगा फसाद को रोकने के लिए भी मौजूद थे, वहाँ पर धक्के भी खाए और ड्यूटी भी सर अंजाम दी, क्योंकि आपको उन पर एतबार है। और ड्यूटी सर अंजाम की तो हारने वाले जो हैं वो शुरू कर देते हैं कि जी बक्से चोरी कर लिए और फौज पे इल्ज़ाम लगाते हैं। बहुत शुक्रिया, अमेरिकन जनरल ने बहुत सही किया। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत तूर साहब, मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब तर्जुमान पंजाब हुकूमत, और सेनेटर गौस खान न्याजी साहब मुस्लिम लीग नून से। आज की टेबल से इतने, कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।